So बच्चों we have finished your chapter number 1 in your Exceed book, force and pressure. तो उसके मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए थे फॉर होमवर्क, सो वी आर डिस्कसिंग दैट. तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव डेंसिटी एंड एपरेंट वेट. तो देखो पहले तो देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, लेट्स ट्राई टू सी. तो रिलेटिव डेंसिटी का सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद रखो. Density of any object, material, whatever you are taking, density of anything divided by density of water. अब now they both should be in same unit. In same unit. That is known as relative density. जैसे अभी आप देखो मरकुरी की जो डेंसिटी होती है, मरकुरी की मैंने कितनी बताई थी डेंसिटी, 13.6 इंटू 10 रेज़ टू कितना 3 kg per meter cube. ठीक है. और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 10 raised to power 3 kg per meter cube. तो दोनों को बस डिवाइड कर दो. करेक्ट. 13.6. यस. सर इसका कोई यूनिट नहीं होता ना? हाँ, इसका कोई यूनिट नहीं होता. तो अब बस यहाँ पर ये गलती मत कर देना, इसको केजी पर मीटर क्यूब में ले लिया, इसको ग्राम पर सीसी में ले लिया. डोंट डू सच अ ब्लंडर ओवर हियर. ठीक है. दोनों को हमें सेम यूनिट पे ही लेना है. ठीक है. हाँ सर. ओके. और दूसरा आपने क्या पूछा था, एपरेंट वेट क्या होता है. एपरेंट वेट भी इतना समझना कुछ टफ नहीं है. देखो जब भी हम किसी चीज को पानी में डालते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है ना. एक्चुअली अगर आप वेइंग मशीन में भी देखोगे तो अगर मान लो एयर में कोई चीज 1 किलो की वेट कर रही है तो हो सकता है जब उसको पानी में डालो तो वो उसका वेट 1 किलो से थोड़ा कम हो जाएगा. तो कितना वेट, जो वेट वाटर में आप ले रहे हो, ठीक है, या जो वेट आप फ्लूइड में उसको इमर्स करने पर ले रहे हो, तो उसको हम एपरेंट वेट बोलते हैं. समझ में आ रही है बात. देखो जैसे ये वेट इन एयर, वेट इन एयर में क्या होगा, जैसे यहाँ पे टेंशन लग रहा है और यहाँ पर ये mg. लेकिन जब आप इसी को पानी में डाल दो या किसी फ्लूइड में इमर्स कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे. यस बच्चों बताइए. बायोएंट फोर्स. हाँ mg लगेगा. फिर बायोएंट बॉइंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, बॉइंट फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होगा. और टेंशन फोर्स भी लगेगा. टेंशन फोर्स. हाँ सर टेंशन लग. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो गया, एपरेंट वेट टी डैश बोल देते हैं. तो अब देखो यहाँ पर t वाज इक्वल टू mg. यस बच्चों यहाँ पर देखो t mg के बराबर है. यहाँ पे t डैश प्लस b इज इक्वल टू mg. तो यहाँ पे जो t डैश टेंशन की वैल्यू, टेंशन मतलब क्या हो गया बेसिकली, जो आप वेइंग मशीन में मेजर करोगे दैट इज बेसिकली टेंशन वाला फोर्स. ठीक है. तो t डैश इज इक्वल टू mg माइनस बॉयंट फोर्स. ठीक है. ठीक है. हाँ सर. ओके. चलिए. तो समझ में आ गई बात. हाँ सर. तो ये क्या है, द मास ऑफ अ बॉडी इज, आई थिंक वी कैन जस्ट टेक इट सेपरेटली. हाँ तो देखो, तो अब जैसे फॉर फर्स्ट वन, मास ऑफ अ बॉडी इज, मैं नीचे पेस्ट करता हूँ. बताओ बच्चों के क्या आंसर आया, जल्दी से बताओ. तो जो बच्चे आंसर देंगे मैं समझूंगा उन्होंने होमवर्क किया है. तो आदि का आंसर मुझे आ गया, चारुल का आंसर आ गया. ओके. चारुल, वेयर इज योर यूनिट. हाँ सर. यूनिट क्या होगी. सर यूनिट तो नहीं होगी ना, मैंने इसको ग्राम पर सीसी में कन्वर्ट किया और अच्छा हाँ ये बराबर, रिलेटिव डेंसिटी, तो इट्स हैविंग नो यूनिट. यस करेक्ट. बाकी बच्चों ने नहीं किया. बस चारुल और आदि का ही, आदि ने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है. बाकी बच्चों ने, यस बच्चों जल्दी जल्दी बताओ, बाकी बच्चों ने नहीं किया इन क्वेश्चंस को सॉल्व. चलो. सर. हाँ बोलो बोलो. सर मेरे एग्जाम चल रहे हैं ना, इसके लिए मैंने ये होमवर्क नहीं किया. सर मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं. मेरे ठीक है ठीक है ठीक है. चलो तो देखो यहाँ पे मास कितना हो गया, मास हो गया. हमें किस में निकाल, हमें निकालना है रिलेटिव डेंसिटी ना. ठीक है. तो हम इसको ग्राम पर सीसी में ले सकते हैं. यस 2000 ग्राम्स ले लो. और यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया 250 सीसी.
तो डेंसिटी कितना हो, मास अपॉन वॉल्यूम विच इज 8 ग्राम पर सीसी। 2000 नो, upon 8 ग्राम पर सीसी नहीं होगा, इट विल बी ओनली 8। दिस विल बी एक्चुअली, ये जो डेंसिटी होगी दिस विल बी 8 ग्राम पर सीसी। लेकिन जब तुम रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करोगे तुम क्या करोगे, इसको तुम वाटर की डेंसिटी के साथ डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसको तुम वाटर की डेंसिटी के साथ डिवाइड कर दोगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल कम आउट एज यस 8 ग्राम, 8 आ जाएगा केवल। तो इसका आंसर इज हाउ मच, इसका आंसर इज 8। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सर मैंने भेजा है, मुझे सब डाउट जिन है। बच्चों ने भेजा जल्दी से आंसर भेजो इसका। मुझे लगता है यूने इसका भी सर कुछ, मुझे भी डाउट लग रहा है। ठीक है, आपको जो भी आ रहा है भेज दो उसमें। तो प्रॉपर यूनिट के साथ भेजो। फिर चारों अपनी यूनिट नहीं ली, इसका तो यूनिट भेज सकते हैं ना, मास है ना, या तो केजी में होगा या तो ग्राम्स में होगा। क्या बोले, स्पेसिफिक और स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19। Find the mass of gold body that displaces 25 cc of water when immersed in it. सर 475 है क्या? देखते हैं। Yes, someone has raised his hand. Yes, श्री राम बोलिए। नो सर, गलती से लग गया। ओके, तो यहाँ पर देखो डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना है, 19। ये रिलेटिव डेंसिटी है, तो इसको अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूं ग्राम पर सीसी में तो कितना आ जाएगा, 19 ग्राम पर सीसी। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो गया, 25 सीसी। अब पूछा क्या है, फाइंड द मास ऑफ अ गोल्ड, तो मास ऑफ द गोल्ड पूछा है उसने, तो मास कितना होगा, मास विल 25 बी, into 19। देखो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मास बराबर है ना, हाँ सर, 475 ग्राम आएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 19 इंटू 25, कितना हो गया, 475 ग्राम। यस, तो आई थिंक 475, तो चारुल का सही है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए थे बच्चों मैंने, और आदि का कुछ तो 25 से कुछ मिस्टेक हो गया, एनीवेज। सर मैंने बाय मिस्टेक 25 सब्ट्रैक्ट किया। क्यों? सर मुझे लगा वैसे करना है। चलो बताओ भाई जल्दी से, थर्ड वाला इसका बताओ जल्दी से, किन किन बच्चों का आया है आंसर। 75 ग्राम फोर्स इन एयर, ग्राम फोर्स इन एयर, 51 ग्राम फोर्स when in a liquid, and 67 gram force in completely immersed in water। बताइए। सर मेरा सही है क्या ये? 74। हाँ ओके, सर, मतलब मेरा भी कुछ डाउटफुल लग रहा है। अच्छा रुको चेक करता हूँ, और बाकी बच्चे बस 2 ही बच्चे लग रहे हैं मुझे किया है। ओके, दोनों का ही अलग अलग आ रहा है फिर से। तो ये किस, फिर आपने यूनिट नहीं लिखा चारुल, यूनिट हाँ यूनिट सर। लिखा करो। चलो बता दूं कैसे होगा, बता दूं बच्चों। हाँ सर। चलो देखो, तो 75 इज इन एयर, तो मतलब वेट इन एयर कितना हो गया, 75 ग्राम फोर्स। और किसी कुछ आ रहा है, हाँ ओके, और वेट इन लिक्विड, रैंडम लिक्विड लिक्विड कितना है, वेट इन 51 ग्राम 51, और 67 व्हेन इट इज इन वाटर, वाटर। यस। एंड वेट इन वाटर कितना है, 67 ग्राम फोर्स। ओके, तो बच्चे, वाटर के जरिए हम वॉल्यूम निकालेंगे। यस यस यस, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मालूम है अपथ्रस्ट कितना होता है, व्हाट इज अपथ्रस्ट, जितना इसने वेट लूज हुआ वही तो अपथ्रस्ट होगा ना। बॉयंट हाँ। फोर्स क्या होता है,
रो is equal to the जितना water. यस जितना इसका वेट लूज हुआ वही तो इसका बॉयंट फोर्स होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. यस और नो? तो बॉयंट फोर्स इन वाटर, एफ बी इन वाटर कितना हो गया? 67. विच इज डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, दिस हाउ मच? दिस इज 75 माइनस 67, कितना हुआ? 75 minus 67, 75 minus 67 is 8. 8 into g, ठीक है, ओके। फिर buoyant force in liquid कितना होगा? buoyant force in liquid कितना होगा? Density of the liquid, volume of the object into g, कितना होगा लिक्विड में? जल्दी से बताओ कितना होगा बच्चों? 75 minus 51 ना, 24 होगा. या 24 जी, ठीक है। तो अब बताओ, अभी मैं क्या फाइंड करना? फाइंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो अगर आप देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फाइंड कर सकते हो। अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूं, इसको और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? देखो, लिक्विड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, करेक्ट। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, देखो वी ओ ये कैंसिल आउट हो गया, जी जी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हो गया 24 जी, हो गया 8 जी, दिस इज 8, 3 इज 24। समझ में आ रही है बात? हाँ सर. हाँ सर. सर. सर मतलब इसको यूनिट नहीं आएगा, आंसर सिर्फ 3 नहीं, तो आएगा. ये तो आपका हो गया दिस। और अगर आप इसको बोल दो तो अगर, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना हो गया? 3 ग्राम पर सीसी, या 3000 केजी पर मीटर क्यूब। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? सर, हाँ बोल। सर जो ऑब्जेक्ट का वेट इन वाटर है वो लिक्विड मतलब टेंशन फोर्स से इक्वल है ना? यस यस यस, ओके. लिख लो जल्दी से। और मुझे बताओ फोर्थ का आंसर क्या होगा? दैट इज दिस क्वेश्चन। सर ये बहुत टफ लगा मुझे. टफ लगा? इसमें क्या टफ है? क्या सर टफ? ये क्वेश्चन समझा ही नहीं मुझे. समझा ही नहीं क्वेश्चन? चलो बता दो क्वेश्चन ये। हाँ सर. हाँ सर, मैंने सर एक भी ये नहीं किया. मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं, इसीलिए मैंने भी होमवर्क नहीं किया, तो आपको दिखाओगे क्या मुझे कॉपी करना? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेक्स्ट टाइम होमवर्क करो सब बच्चे, एग्जाम खत्म हो जाएंगे इसके बाद आपके। तो चलो, ये कोई ट्राई करना चाहते हैं बच्चे? आप लोग किसी का आया नहीं तो चलो ये खुद से एक बार ट्राई करो, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या बोला? सिलेंडर फ्लोट्स इन वाटर सच दैट 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम lies above the surface of water. Find the density of the material with which the body is made. तो यहाँ पर 1/4 इसका lies कहाँ पे? 1/4 of its volume lies above the surface of water. ठीक है। तो अगर ये टोटल वॉल्यूम इसका V0 है तो V0/4 ऊपर है और V0 3V0/4 नीचे है। इसमें क्या डिफिकल्टी है? ये पानी है। तो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ होगा बच्चों? कितना पानी डिस्प्लेस हुआ होगा? बताओ कितना पानी डिस्प्लेस हुआ होगा? 3V0/4. यस, तो उसमें क्या डिफिकल्टी है? और यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी? क्या कंडीशन बनेगी? फ्लोट हो रहा है, फ्लोटिंग में क्या होता है?
जब भी कोई चीज फ्लोट होती है तो क्या होता है? दे आर इक्वल। क्या इक्वल? कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? फोर्स बायोलेंट mg वाला Buoyant फोर्स और force. टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स भी लग, टेंशन कहाँ लग रहे हैं यहाँ पे? Buoyant. बस mg और बॉयंट फोर्स, और वो mg और बॉयंट फोर्स दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इक्वल होने चाहिए ना? हाँ यस हाँ बच्चों, सर. से समथिंग, यस सर, और इधर नो? टेंशन फोर्स नहीं लग रहा है क्या? क्यों टेंशन? या इसको स्ट्रिंग्स थोड़ी ना बांधे हमने। आप बट जब सर आइस, हाँ, बट सर फिर वो डेंसिटी कैसे हुआ? डेंसिटी कहाँ पे? डेंसिटी कहाँ पे हुआ? सर ये वॉल्यूम है क्या? 3 नॉट अपॉन हाँ, 4. ये डेंसिटी वॉल्यूम है। ओके लिखा सर. है ना इसने, 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम लाइज अबव द सरफेस। का मतलब क्या हुआ? अगर इसकी टोटल वॉल्यूम वी नॉट है तो वी नॉट बाई 4 ऊपर है, 3v0/4 नीचे है। यही तो मतलब हुआ ना इसका। हाँ सर. चलिए, फिर सर मास क्या हुआ? आ रहा हूँ मास पे भी आ रहा हूँ। तो ये पहले तो बताइए, समझ में आ गया क्या? हाँ सर। नाउ यस, तो ये इतना हो गया। अच्छा, अभी कोई चीज अगर फ्लोट हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं क्या, mg इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स? बच्चों बताइए, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोलो कुछ तो, से बच्चों कुछ, यस नो, या सर बोलो। हाँ, कैसे होगा? अरे फ्लोट हो रही है, फ्लोट कराने के लिए कौन कौन से दो फोर्सेस लगेंगे? mg और बॉयंट फोर्स हाँ सर. ना, है कि नहीं है? सर बट बाइंड फोर्स तो वाटर के नीचे एक्ट करता है ना? बॉयंट फोर्स वाटर के, बॉयंट अगर फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है, मैंने बताया था आपको। ऑब्जेक्ट कैसा भी रहने दो, बॉयंट हाँ फोर्स सर, हाँ सर, इक्वल होगा. अगर अगर किसी ऑब्जेक्ट ने पानी को डिस्प्लेस किया है, पॉइंट इज पानी को डिस्प्लेस होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी डिस्प्लेस कर रहा है तो उसके सेंटर ऑफ मास पे बॉयंट फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इट डज नॉट डिपेंड वो पूरा अंदर होना चाहिए, आधा ऊपर होना चाहिए, बिकॉज आर्किमिडीज प्रिंसिपल इटसेल्फ सेज एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड। पार्शियली का मतलब क्या है वहां पे? हेलो सर। यस टेल मी, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या हुआ? कोई तो कुछ बोल रहा था। चल, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? नहीं सर, आपकी आवाज। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं, कुछ नहीं, वो आवाज कट हो रहा था इसलिए। अभी आ रही है आवाज? सर आपकी आवाज क्लियर आ रही थी और अब क्लियर ही आ रही. ठीक है चलो। तो mg इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स, इसके बराबर होगा तभी तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा ना। अब आप mg को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज vo इनटू g। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर. लिख सकते हैं ना। बॉयंट फोर्स कितना है? रो वी जी, ये किसका? डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये v कितना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। यहाँ पर ये v क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ना, इनटू जी। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना होगा बच्चों? कितना होगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्री डिस्प्लेस्ड? अपॉन फोर हाँ, 3v0/4 into g, which is equal to density of object into v0 times g। v0 g cancels, this cancels। कितना हो गया? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3/4 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर। तो 3/4 कितना हुआ? 0.75 हुआ। हाँ सर. यस सर। करेक्ट, तो 0.75 ग्राम पर सीसी।
समझ sir. में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। सर ये थोड़ा टफ था। टफ था? टफ कुछ नहीं होता है, ट्राई करोगे तो सब इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गई इतनी बात? आ गई इतनी बात समझ में? देखो, व्हाट डज पास्कल्स लॉ सेज, अगर तुमने कोई कंटेनर लिया, ठीक है, उसको सील कर दिया है, ओके, अब इसके अंदर कुछ फ्लूइड होगा, इस कंटेनर के अंदर ना, तो अगर तुम यहाँ पे कुछ प्रेशर इंक्रीज करोगे डेल्टा पी का, तो ये जो इंक्रीज इन प्रेशर है ये हर पॉइंट पे फील होगा। ये जो इंक्रीज इन प्रेशर है ना, ये हर पॉइंट पे उतना ही डेल्टा पी से ही चेंज होगा। तो अगर तुम यहाँ पे ले रहे हो डेल्टा पी, मतलब जो भी प्रेशर होगा डेल्टा पी से चेंज हो जाएगा, हर पॉइंट पे प्रेशर का जो चेंज आएगा वो डेल्टा पी होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर पॉइंट पे प्रेशर इक्वल हो जाएगा, प्रेशर का चेंज इक्वल हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नहीं सर। चेंज का मतलब हुआ, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 3 पास्कल का प्रेशर चेंज किया, मतलब पहले सपोज 80 पास्कल था, फिर मैंने 83 कर दिया, तो कितना चेंज हुआ प्रेशर यहाँ पे? 3 पास। 3 का चेंज हुआ। कितने पास्कल्स का चेंज हुआ? 3 पास्कल्स का चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। करेक्ट, 3 पास्कल्स का चेंज हुआ। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूं, हो सकता है यहाँ पे प्रेशर हो 50 पास्कल्स इनिशियली, तब न्यू प्रेशर कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी न्यू प्रेशर एट दिस पॉइंट? 50। 3 पास। 53 3। पास्कल्स। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? यही है पास्कल्स लॉ। तो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ? क्या स्टेटमेंट सर होगा? वो जो कंटेनर है वो बंद है क्या खुला है? It is always closed container. Pascal's law is only for closed container. Correct. So Pascal's law के लिए how we will write down the definition part for any closed container? फिर सर वो प्रेशर जाएगा अंदर? प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है। सर मुझे ये नहीं समझा कि प्रेशर अगर बंद है कंटेनर तो कैसे जाएगा अंदर? प्रेशर के बंद है, प्रेशर क्यों जाएगा भाई मेरे? प्रेशर ट्रांसमिट होता है ना, रुको बता रहा हूँ जैसे फॉर एनी क्लोज कंटेनर। पहले डेफिनेशन देखो पूरा, प्रेशर, द चेंज इन प्रेशर is equally transmitted at all points inside. अब पूछो क्या पूछ रहा है? सर मुझे नहीं समझा ये, क्या हुआ? मुझे नहीं समझा। ओके, फिर से देखो, देखो फॉर एनी क्लोज्ड कंटेनर, जब भी आप कोई भी एक क्लोज्ड कंटेनर लेते हो, करेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ क्लोज्ड कंटेनर? ये क्लोज्ड कंटेनर है, ये जो मैंने हाँ लेफ्ट सर। हैंड, हाँ सर। तो जब भी तुम एक क्लोज्ड कंटेनर लोगे तो इसमें क्या होगा, जैसे ही तुम ऊपर प्रेशर लगाओगे तो ये प्रेशर क्या करेगा? क्या करेगा ये प्रेशर? सर प्रेशर बढ़ जाएगा कैसे लगाएंगे? जब तुमने यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया, तुमने यहाँ पे प्रेशर 80 से 83 किया, तो इस ये पिस्टन के थ्रू ये वाटर को थोड़ा और प्रेस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो क्या डिफिकल्टी है? सर पर वो क्या क्लोज है, फिर प्रेशर कैसे लगेगा? किस प्रेशर लगाने के लिए ऐसी कहाँ कंडीशन है कि वो ओपन ही होना चाहिए? आप ब्लड प्रेशर चेक करते हो तो क्या ब्लड डॉक्टर सुई लगाता है फिर प्रेशर चेक करता है? क्या करता है डॉक्टर? बताओ कैसे चेक करता है ब्लड प्रेशर डॉक्टर आपका?
सर अपने वो हाथ कुछ तो लगाते हैं हाथ के ऊपर पट्टी कंधे बांध पर, देते हैं ना। और वो सर एक तो वो फुसफुस बैंड वाला एक रहता है machine। लगाते हैं और उस पे फिर प्रेशर मतलब एक बलून रहता है, उसे पंप करते हैं और फिर उससे पता चलता है कि हमारा कितना है और कितना नहीं। यस ब्लड प्रेशर। यस, प्रेशर। तो बच्चों यहाँ पे जब डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो क्या करता है, एक पट्टी बांध देता है आपके हाथों पे और फिर एक बलून को लेकर पंप करता है, आपने देखा होगा, ठीक है, जिससे एयर वो जो कपड़ा बांधता है आपके हाथ में जहाँ पे प्रेशर ले रहा है, जहां से कपड़ा फूल जाता है एक्चुअली में, ठीक है ना। फूलने पर क्या होगा, इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन आवर ब्लड वेसल्स, या ब्लड वेसल्स में कितना प्रेशर है वो हमें काइंड ऑफ पता चल जाएगा। समझ में आई बात की नहीं आई? हाँ सर, तो यहाँ पे एक्सर्ट कहाँ पे हो रहा है प्रेशर? हाँ, तो यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट कहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर मैंने बोला हर पॉइंट पर एक्सर्ट हो रहा है, लेकिन चेंज इन प्रेशर जो है वो भी समझो, यहाँ पे प्रेशर, मान लो यहाँ पे प्रेशर था 50 पास्कल्स, मैंने 50 पास्कल्स ले लिया, 40 ले लेते हैं चलो। तो अभी जैसे ही तुम यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो वैसे क्या होगा, जो प्रेशर है वो इक्वली सब पॉइंट्स पे बढ़ेगा, और इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा, अगर तुमने 3 पास्कल का प्रेशर यहाँ पे बढ़ाया तो हर पॉइंट पे प्रेशर 3 पास्कल से बढ़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 43 पास्कल। बताओ ये बात कितने बच्चों को समझ में नहीं आई? सर मुझे ये नहीं समझ में आई एम आया। टॉकिंग हियर अबाउट चेंज इन प्रेशर। पहले तो हाँ, आप बताओ क्या नहीं समझा? सर वो 3 पास्कल का फोर्स कहाँ से मिला उसको? पास्कल का फोर्स कहाँ से लिया? 3 पास्कल का फोर्स एक्सटर्नली किसी ऑब्जेक्ट ने लगाया होगा इस पे, लिया कहाँ से मतलब? तो सर जो सभी पॉइंट से सभी पॉइंट पे 3 पास्कल से उसका प्रेशर। इस तरह की मशीन होती है बच्चों, इसको हम हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं। तब यहाँ पर आप देखो ये एरिया बहुत कम है और ये एरिया बहुत क्या है, ज्यादा है ज्यादा है। ना। ज्यादा। तो बस अभी आप क्या करो, यहाँ पे मान लो आपने प्रेशर P लगाया, ठीक है, या डेल्टा P प्रेशर, जो जितना प्रेशर तुम यहाँ पे लगाओगे उतना ही प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? समझा। डोंट गेट कंफ्यूज, बंद है खुला है, इससे क्या, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, करेक्ट। प्रेशर आप पिस्टन के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हो, यहाँ पर भी प्रेशर आप पिस्टन के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा मत सोचो बंद है खुला है तो क्या होगा एंड ऑल दैट थिंग, करेक्ट। पिस्टन को जब तुम दबाओगे तो प्रेशर ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट होता है मतलब क्या हुआ, अगर तुमने 3 पास्कल का प्रेशर यहाँ पे चेंज किया तो हर पॉइंट पे 3 पास्कल का प्रेशर का चेंज आएगा। अगर यहाँ पे प्रेशर 50 पास्कल का है तो प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, 53 पास्कल हो जाएगा। यहाँ पर अगर 105 पास्कल है तो यहाँ पे 108 पास्कल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर जब तुमने यहाँ पे चेंज प्रेशर को डेल्टा पी से चेंज किया तो यहाँ पे भी प्रेशर डेल्टा पी से ही चेंज होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों, समझ में आ रही है बात? सर आप फिर से समझा सकते हैं? मैंने बोला अगर आप यहाँ पे प्रेशर P लगाओगे तो यहाँ पे भी प्रेशर डेल्टा P ही लगेगा। अगर यहाँ पे प्रेशर डेल्टा P लगाया तो यहाँ पे भी प्रेशर डेल्टा P ही लगने वाला है। इतनी बात समझ में आई क्या? सर डेल्टा पी मतलब एडिशन, मतलब पहले अगर उस पे पी होगा तो अब उस पे पी प्लस डेल्टा पी। यस, P प्लस डेल्टा P। तो अगर मैंने प्रेशर, या लेट मी पुट इट दिस वे, अगर मैंने इसको डेल्टा P से इंक्रीज किया प्रेशर को तो हर पॉइंट पे प्रेशर डेल्टा P से ही इंक्रीज होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? समझ रहे हो बात को? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे कितना प्रेशर हो गया, यहाँ पे प्रेशर है डेल्टा P, तो दिस विल बी हाउ मच, F1 अपॉन A1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे देखो प्रेशर डेल्टा P, तो प्रेशर कितना होगा, F1 अपॉन A1। और यहाँ पे बच्चों कितना प्रेशर होगा, देखो यहाँ पे भी डेल्टा P है, तो यहाँ पे अगर मान लो फोर्स F2 है तो यहाँ पे नाउ जस्ट सी द इफेक्ट ऑफ दिस। तो अगर मैंने आपको ऐसा बोला, अगर मेरा फोर्स मान लो 1 न्यूटन का था
और मेरा एरिया जो था वो यहाँ पे मान लेते 1 cc का था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का था। cc नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, करेक्ट। तो अब देखो, अब अगर मेरा ये वाला एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, तो यहाँ पे प्रेशर कितना, फोर्स कितना लग गया यहाँ पे, ये कितना है 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है, ये 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 न्यूटन आ जाएगा। या चलो लेट मी पुट इट नॉट टू कंफ्यूज यू। तो अगर मान लो मेरा ये सर तो थोड़ा ऊपर मूव करो, 1 F2 है वो। तो यहाँ पे मेरा ये अगर 100 मीटर स्क्वायर है, करेक्ट। देखो अगर ये 1 न्यूटन, ये 1 मीटर स्क्वायर, ये 100 मीटर स्क्वायर, तो ये देखो 1 पास्कल है, ये भी 1 पास्कल है, लेकिन यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, यहाँ पे फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है। मतलब हम 1 न्यूटन के फोर्स को 100 न्यूटन का बना सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारा जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। सर हाँ यस, बोलो बोलो। सर अगर इधर से प्रेशर लग रहा है तो वो जो ये है ऑब्जेक्ट, मतलब F2 जिस पे लग रहा है वो ऊपर आएगा ना? यस, ऊपर आएगा। समझ में आई बात की नहीं आई? इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस, एंड यही है आपका पास्कल्स में, ठीक है। जल्दी से लिख लो इसको। हाँ सर तो ये पिस्टन क्या? बॉयल्स लॉ देखो, बॉयल्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज बॉयल्स लॉ? देखो बॉयल्स लॉ मैंने एक्चुअली, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आई विल शो इट टू यू, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। देखो जब भी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब क्या हुआ, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। समझ में आई बात? प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो बिकॉज जाएगा। इट कैन सर आल्सो चेंज प्रेशर द शेप और ऑफ द मतलब एरिया और वॉल्यूम सेम ही है ना? जैसे मान लो कोई बलून है, ठीक है, तो अगर तुमने इसके सराउंडिंग का प्रेशर कम कर दिया, या मान लो प्रेशर तुमने बढ़ा दिया इसके सराउंडिंग का, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। आई विल ट्राई टू शो इट टू यू। सर वॉल्यूम या एरिया? वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम समझते हो ना क्या होता है, वॉल्यूम कम होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, रुको, एक मेरे पास एक एक्टिविटी मैंने बनाया था इसका। बॉयल्स लॉ में हमने क्या देखा था, बॉयल्स लॉ में हमने देखा था कि बॉयल्स लॉ में हमने देखा था कि क्या होता है, प्रेशर जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, करेक्ट। वी हैव सीन दैट। यस सर। यहाँ पर ये देखो, ये एक आपको दिख रहा है, ये क्या सिरिंज है, ये अभी मेडिकल स्टोर में सिरिंज मिलता है, यू कैन इजिली गेट इट ना, सी दिस। यस सर। तो अब यहाँ पे ट्राई टू सी कि यहाँ पे ट्राई टू सी इन दिस सिरिंज। ओके, मैं इसको थोड़ा बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं। सर एक्चुअली आपका लाइट बहुत ही आ रहा है। ओके, अभी देखो, अभी ठीक है। हाँ अभी सर। देखो, इस सिरिंज में देखो बच्चों, यहाँ पर देखो आपको एक बलून दिखाई देगा, दिखाई दिया सबको बलून? हाँ सर। यस सर। दिखाई दिया, ओके। मैं अपने लाइट थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, बंद कर दूंगा तो फिर आपको भी एकदम भी नहीं दिखाई देगा। ओके, एकदम ऐसा नहीं। ओके, एनीवेज ट्राई टू सी दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ऐसे देखो, तो यहाँ पर ये देखो, आपको यहाँ पर जस्ट ट्राई टू सी, यहाँ पे बलून आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस सर। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे हाथ रख लूं अपना, और फिर फिर मैं सिरिंज को थोड़ा नीचे करूं, ठीक है। अभी आप देखो, मैं यहाँ पे अपना हाथ ऐसे रख, उंगली ऐसे रख लेता हूँ, और आई एम ट्राइंग टू पुल दिस सिरिंज अप। तो आप देखोगे कि अभी बलून का साइज देखना, ठीक है, कम छोटा होगा, छोटा वो दिखाई दिया आपको? हाँ सर। हाँ सर, दिख रहा है। यस सर। पता चल रहा है? हाँ सर। नहीं सर। नहीं पता चला, ठीक है, चलो एक बार फिर से आप करके दिखाता हूँ। सर दिख रहा है। सर कम होते हुए दिख रहा था। दिख रहा है ना कम होते हुए? हाँ सर। हाँ सर।
सर आप फिर से फिर से दिखा- देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, बलून को ध्यान से देखना है, बलून को, ठीक है। मुझे तो बहुत ज्यादा कम होता दिखाई दे रहा है। सर है वो लाइट शाइन हो रहा है उस पे। हाँ सर। अभी देखो, अभी ठीक है। नहीं सर अभी भी लाइट शाइन करो, कुछ नहीं कर नहीं सर, आप लाइट बंद कर दो क्योंकि लैपटॉप का लाइट से वो दिखेगा। नहीं, लाइट बंद कर दूंगा तो फिर आपको नहीं दिखाई देगा, तो फिर मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा आपको। चलो एनीवेज, ट्राई सीइंग दिस, ट्राई टू सी दिस। देखो यहाँ पर सर वो शैडो एकदम पर बीच। वो जहाँ से लाइट आ रहा है उधर हाथ रख के देखिए। रुक, अच्छा मैं एक काम करता हूँ। सर आई गेस आपके लैपटॉप के स्क्रीन का ही लाइट आ रहा है उसमें। वो लैपटॉप का स्क्रीन नहीं, रुको एक सेकंड। अभी दिख रहा है आपको? हाँ सर। एकदम क्लियर है अभी। अभी दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर, अभी दिख रहा है। एक सेकंड रुको। क्या? तो where should I keep this? यहाँ पे चलो रखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो बलून नीले से जब आपको दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे से हाथ से उंगली रखूँगा, तो उंगली छोटा होता दिखाई दे रहा है। सर आपका वीडियो सर आपका आवाज भी थोड़ा थोड़ा सर ब्रेक। आपका वीडियो, हाँ अभी ठीक है, अभी चल रहा है, बीच में पॉज हो गया था सर। आप खुद नहीं रहते एक्चुअली घर में, अभी हार्डली 20 to 25 मिनट्स बीच में सिरिंज लाना है सर। आप 20 में सिरिंज लाना है। चलो, तो अभी मैं फिर से इसको ऐसे दबा रहा हूँ, देखो यहाँ पे अभी दिख रहा है कि नहीं, बैलून का ये साइज कम होता हुआ है। हाँ हैंग हो गया था बीच में, अब फिर से दिखा सकती हो। फिर से दिखा दे, देखो ध्यान से देखो, लेकिन ना देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके यहाँ पे सिरिंज को मैं ऐसे कर रहा हूँ। हाँ सर हो रहा है, हो रहा है। हाँ सर वो दिख रहा है। जैसे मैंने फिंगर को वैसे यू कैन सी साइज ऑफ बलून दिस थिंग। और अभी देखो मैं कम करूंगा, प्रेशर में अगर देखो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, देखो वॉल्यूम है इसका और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कर दूं तो देखो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक है, वॉल्यूम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज होता दिख रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज दिख रहा है। सर आपके बीच में से ही आवाज बहुत लो आती है। आवाज लो आ रही है, अभी अभी ठीक है। फिर से देखो, चलो अच्छा बच्चा। तो अगर मैं यहाँ पर, ये तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, अब अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे दबा देता हूँ, और अभी मैं इसको ऐसे दबा के एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रेशर बहुत कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको देखो प्रेशर बहुत कम कर देता हूँ, देखो वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, देखो दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ा हुआ है इस बलून का। हाँ सर दिख रहा है। हाँ हाँ सर। सर। जैसे हाँ मैं सर। बलून का साइज कैसा रहता है, सीधे, ठीक है। सर सर। आपका हाथ छोड़ने पे वो छोटा होता है क्योंकि बाहर से एयर प्रेशर उसको। तो अभी आपको समझ में आई एक्टिविटी,
हाँ सर हाँ समझा। सर। घर में करोगे ये एक्टिविटी? हाँ सर। हाँ सर। घर में करने से एक्टिविटी को, ठीक है सब बच्चे। स्टार्ट विथ फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और we'll assume that we'll be able to do it in one sitting. इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपकी बुक में भी देखोगे ना, इट्स जस्ट 4 पेज चैप्टर, 4 पेज का चैप्टर है बस, सब कुछ नहीं पढ़ना है इसमें फ्रिक्शन में। तो बच्चों यहाँ पर देखो, फ्रिक्शन क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज एक्चुअली फ्रिक्शन, कौन बताएगा? फ्रिक्शन क्या होता सर है? मैं बताऊं? बताओ। सर एनीथिंग दैट opposes a motion is known as friction. Anything that opposes the motion is known as friction. Yes. तो Sir, anything that opposes the relative motion. yes, anything that, ठीक है, correct, that is correct. Okay. Yes. तो correct, एकदम correct. Anything that opposes motion is known as friction. Correct. तो बेसिकली देखो, फ्रिक्शनल फोर्स हमें समझना है लगता क्यों है। तो जैसे मैं आपको एक पहले तो एग्जांपल देता हूँ फ्रिक्शन का। सर यू आर नॉट ऑडिबल। आई एम नॉट ऑडिबल? सर अभी आपकी आवाज आ रही है बीच में। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी आ रही है ना? हाँ सर। हाँ। तब सपोज मैंने यहाँ पे 10, एक मान लो एक ट्रक है, ये मान लेते एक ट्रक है, इस ट्रक पे मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, या मान लो चलो 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मैं क्या देखता हूँ, ये ट्रक मूव नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ? अगर मैं ऐसा बोलता हूँ मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये ट्रक जो है मूव नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक जो है मूव नहीं कर रहा है, सो व्हाट वी विल कंक्लूड? Friction is applied on it. अप्लाइड ऑन इट। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? सर अपोजिट डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन। Left. ऑपोजिट होगा। यस, अपोजिट। ठीक है। कितने कितने का, कितने न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? 50 न्यूटन। 50। अब सपोज मैंने इसी सेम चीज पे 70 न्यूटन का फोर्स लगा, मैं देख रहा हूं स्टिल दिस इज नॉट मूविंग, व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स नाउ? 70 न्यूटन। 70। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है हाँ सर। सर। तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम हाँ। क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, समझी बात? हाँ सर। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ओके ओके। तो अब नाउ द अनदर थिंग इज, फ्रिक्शन लगता क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? तो अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, इन दो सरफेसेस को माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो मालूम है आपको सरफेसेस कैसे दिखाई देंगी? यू विल फाइंड सरफेसेस टू बी लाइक दिस। उन दोनों सरफेस में बहुत इरेगुलरिटी है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? Rough अनइवन surface. सरफेस। अनइवन सरफेस। Yes. Cause of frictional force is irregularities in the, मतलब आप ऐसा समझ लो, what we will say this is, सर ऑन अ नॉर्मल स्ट्रेट रोड फ्रिक्शन कितना लगता है, मतलब कितने Sorry, इससे or not ऊपर से डिपेंड करता है फ्रिक्शन। बता, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि कितने न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। करेक्ट। तो इट डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ट्रक अगर है, ट्रक पे ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा होगा, साइकिल उस पे कम फ्रिक्शन लग रहा होगा, कार उस पे और उस पे साइकिल से ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा होगा। करेक्ट, इट इज लाइक दैट। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सर मतलब ऑब्जेक्ट का वेट जितना ज्यादा होगा उतना Yes. ज्यादा फ्रिक्शन होगा। यस, मोर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मोर इज द फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए देखो, ट्रक को मूव करना आसान होता है क्या? नो नहीं सर। ट्रक, बट टायर तो दोनों का सेम ही है ना, टायर तो दोनों का रबर का ही बना हुआ है। बट कार को आप 2-3 लोग आराम से मिलके धक्का दे सकते हो, बट ट्रक को मूव करना इज नॉट इजी जॉब। ठीक है, सर वो तो फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। यस, मोर द वेट
more is the frictional force. सर पर ज्यादा क्यों होता है फ्रिक्शन मोर द वेट, मतलब उससे आप सोचो क्यों कॉन्टैक्ट होता होगा? ज्यादा होता है? आप सोचो क्यों ऐसा होगा? देखो अभी सरफेसेस तो ऐसी है ना, अब ज्यादा फोर्स मतलब इसको और कस के प्रेस करेगा, है कि नहीं है? ज्यादा वेट क्या करेगा, इन दो सरफेसेस को आपस में और मतलब नीचे प्रेस करेगा ना, है कि नहीं है? है कि नहीं है हाँ सर। बच्चों? हाँ हाँ सर। ना मतलब जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही इसको ऐसा प्रेस करेगा, तो उतना ही ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा। तो फ्रिक्शन की हो रहा है इरेगुलरिटीज इन सरफेस एंड इंटरलॉकिंग ऑफ दीज टू सरफेसेस ना। जब ये दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर लेंगी तो फ्रिक्शनल फोर्स मतलब और ज्यादा, जितना अच्छा इसका इंटरलॉकिंग होगा उतना ही अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, है कि नहीं है? अभी समझो कोई ऐसे एक कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऐसे 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 है, और उसमें एक ऑब्जेक्ट एकदम ऐसे फंसा हुआ है, तो ये अच्छा से इंटरलॉक लॉक है ना, तो यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं? यस सर सर। पर अगर एक इवन सरफेस होगा तो क्या अगर एक इवन इवन सरफेस होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा उसमें, इसलिए तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स करना है तो सरफेस एकदम स्मूथ होनी चाहिए। जितनी स्मूथ आपकी सरफेस होगी उतना ही कम अगर मान लो लेट से तुम्हारी दोनों सरफेसेस ऐसी हैं तो यहाँ पे फिर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ओके सर। समझ में आया? सर बट सर रफ सरफेस में लगता है ना क्या फ्रिक्शन, क्या? रफ सरफेस पे लगता है ना फ्रिक्शन। यस यस यस। सर पर अगर एक सरफेस इवन होगी और एक अनइवन तो क्या तो होगा? क्या होता है, एक इवन है और एक अनइवन है ना, तो आप बताओ, अच्छा आप सोचो क्या हो सकता है? एक सर्कल ऐसे, एक सर्कल एकदम इवन है, आप सोचो क्या हो सकता है? क्या इंटरलॉकिंग होगा क्या? नहीं नहीं होगा। सर। नहीं होगा। ठीक है। सर बट ऐसा कौन ऐसा व्हीकल होता है? हाँ ऐसा सरफेस आपको मालूम है कहाँ पे मिल सकता है? जनरली सच काइंड ऑफ सरफेसेस आपको आइस पे मिलता है। आप आइस पर कभी जाओ तो आइस पर क्या होता है, जैसे ही आप आइस की सरफेस पे थोड़ा प्रेशर लगाते हो ना, तो आइस और आपकी सरफेस के बीच में एक स्लाइट लेयर सी एक वाटर की लेयर तैयार हो जाती है, जो दो लेयर के दो सरफेसेस के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से इतना अच्छा इसलिए सर आइस पे जाते वक्त हम प्रेशर मतलब हवा निकालते हैं ताकि प्रेशर कम हो। स्पाइक शूज पहनते हो, या एक आपका एक डिवाइस रहता है जिसको आप बोलते हो, उसको क्या बोलते हैं, मैं आपको उसका वीडियो दिखाता हूँ। तो बच्चों मैंने आपको बताया फ्रिक्शन दो तरीके का होता है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, आई विल शो यू वन एक्टिविटी, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई विल शो यू वन एक्टिविटी, आपको समझ में आएगा। तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज केप्ट ओवर हियर, करेक्ट। अब अगर मैं देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा स्लाइटली ऐसा मूव करता हूँ, इफ यू सी दिस आई स्लाइटली, इसको मैं ऐसे उठा रहा हूँ, या आप घर में एक इरेजर के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर इसमें क्या हो, यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे ही देखो, ये जो ये मूव कर रहा है ना, एक पर्टिकुलर एंगल पर ही मूव कर रहा है, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? आप हाँ घर सर। पे अपने रूलर और उसके साथ कर सकते हो। एक रूलर लो, यहाँ पर एक रबर रखो, ठीक है, और इस रूलर को ऐसे से उठाते जाओ, तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर एंगल पर ही रबर मूव करता है, जैसे यहाँ पर सर बट रबर तो नीचे गिर जाएगा डायरेक्ट। हाँ नहीं ठीक है, तो ये देखो एक पर्टिकुलर एंगल पर ही मूव करेगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? सर अगर हमने रबर लिया तो वो स्लाइड नहीं करेगा, वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा। ठीक है, आप शार्पनर ले लो। हाँ ठीक सर। है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये आपको समझ में आया, इसको ये एक पर्टिकुलर एंगल पर ही स्लाइड हो रहा है। तो अभी देखो, अभी जब ये स्लाइड नहीं हो रहा है तो क्या इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शनल का फोर्स लग रहा है। और जब स्लाइड करे तो कौन सा फोर्स लग रहा है? डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक। समझ में आई बात?
हाँ सर। हाँ सर। सर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? फॉर ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट, उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? सर कैसे लगे? आप बताओ, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? Is there some frictional force acting for an object at rest? नहीं सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। लग रहा होगा? फ्रिक्शन हाँ सर। तो सपोज ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स? बताओ। सर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कौन से डायरेक्शन में? ऑपोजिट कौन से है? सर मुझे लगता है दोनों डायरेक्शन से लगेगा। दोनों डायरेक्शन में लगेगा। हाँ सर बैकवर्ड डायरेक्शन। तो सर, फॉर ऊपर ऑब्जेक्ट से एट लग रेस्ट होगा। नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स, नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट। सर कैसे? ओके, आप बताओ, अगर मान लो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है, तब तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर जाना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पे कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, ठीक है। और अगर तुम फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगाओगे तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, ये नेट फोर्स यहाँ पर ऐसे लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव, देखो पॉइंट इज व्हाट, अगर तुम फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन हो जाएगा ना फिर इस साइड में। हाँ वही। फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करने के लिए कौन सा फोर्स है? तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगता है जब तुम कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तभी फ्रिक्शनल फोर्स लगना स्टार्ट होता है। ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर बट वो ऑब्जेक्ट तो स्लैंट में है ना, फिर तो उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। स्लैंट में मैं थोड़ी ना बनाया, मैंने इसको ऐसे बनाया, इसको स्ट्रेट लाइन पे बनाया। हाँ, अगर सर अगर slanting बना फ्रिक्शनल दे, फोर्स होगा ही नहीं तो सर फिर ऑब्जेक्ट खड़ा कैसे रहेगा? मतलब वो तो सर तो इसमें यहाँ मुझे पे लगा mg का फोर्स लग रहा है ना, ये mg का फोर्स लग रहा है, हाँ सर लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन का लग रहा है, हाँ सर। ठीक है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के अबाउट कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है। फिर समझ में आई बात की नहीं आई? फ्रिक्शनल सर फोर्स तभी हाँ लगता है जब तुम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। अभी सपोज अगर मैं इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं और ये ब्लॉक रेस्ट पर रहता है तो ही इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अगर मैं इस पे 0 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, मतलब फोर्स ही नहीं लगा रहा हूं, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है। बच्चों समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सर पर किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स तो लगाना पड़ता है हाँ, ना। रेस्ट पे लाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लगाना पड़ता है, बट इस इंस्टेंट पे लग रहा है क्या? जब ये नहीं। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इस इंस्टेंट पे इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है क्या? इस सर इंस्टेंट अगर लगा तो फिर वो मूव होना चाहिए। सर मुझे ऊपर के वो जो डायग्राम है ना, उसमें लगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो हाँ, उसका डायरेक्शन है वो स्लैंटिंग में जा रहा है इसलिए। नहीं स्लैंटिंग में नहीं। अगर कोई चीज स्लैंटिंग में इंक्लाइंड प्लेन में रखी है ऐसे है, ठीक है, तो इस पे ग्रेविटेशनल पुल अभी ऐसे भी लगता है, मतलब इस डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट करती है इस डायरेक्शन में भी। तो अभी क्योंकि फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में ग्रेविटी का लग रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगता है, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई? यस सर। हाँ सर। तो अभी देखो मैंने आपको बताया ये 10 न्यूटन का फोर्स, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और तुम भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो ही उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, अदरवाइज उस पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है। जैसे पहला ये केस हमने देखा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, हम इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। एक्सटर्नल फोर्स मतलब हम इसको ना तो पुश कर रहे हैं ना तो हम इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं है? समझा सर। यहाँ पर हम काइंड ऑफ वी आर पुशिंग इट। अच्छा, एक और तरह का फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? रोलिंग। ये एक स्पेशल फ्रिक्शनल फोर्स है। सर हाँ बोलो। सर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और वो स्टॉप हो गया तो वो डायनामिक फोर्स होगा। डायनामिक। ये अभी तो मैंने आपको बोला, अगर कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है, तो जब तक वो मूव करेगी तब तक उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा।
द मोमेंट इट स्टॉप्स फ्रिक्शनल फोर्स लगना बंद हो जाएगा। बट सर उसको स्टॉप करने के लिए भी तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्टॉप करने के लिए तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसमें। आपने एक जमीन में एक ब्लॉक को स्लाइड किया तो ब्लॉक कुछ दूर जाके रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो मूव ही सर नहीं वो होता फोर्स after कौन सा होगा, it- डायनामिक या स्टैटिक होगा? तो आप बताओ कौन सा होगा? डायनामिक होगा। लग रहा है। डायनामिक होना चाहिए ना। मैंने क्या बताया आपको, मूविंग ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है डायनामिक होता है। तो कौन सा होगा? मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, ओके सर। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? देखो रोलिंग फ्रिक्शन, व्हील अगर आप लगा देते हो तो फ्रिक्शन काफी हद तक कम हो जाता है। यू हैव ऑब्जर्व्ड और नॉट? जब यस आप सर। किसी चीज में व्हील लगा देते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। यू नो तो व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द क्या रीजन? लगाते हो बी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। क्या क्या रीजन है उसका? सर क्योंकि व्हील भी एक स्मूथ सरफेस है। व्हील एक स्मूथ सरफेस है? नहीं, सर वो इंटरलॉकिंग, उन दोनों का इंटरलॉकिंग पीरियड कम होता है। इंटरलॉकिंग पीरियड कम हो जाता है। देखो वो इंटरलॉक करने के लिए उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिलता है, इसलिए वो जल्दी से। अच्छा कैसे आपका, वेरी गुड। पर जब भी हम व्हील यूज करते हैं ना तो व्हील से क्या होता है, समझो इसका मैकेनिक समझो आप। व्हील जब भी ऐसे रोल हो रहा है ना, तो जब भी व्हील जब भी रोल होता है तो व्हील, सपोज मैं यहाँ पे जस्ट ट्राई टू मेक अ व्हील। व्हील से तो आपने देखा बहुत कम फ्रिक्शन हो जाता है ना। ट्रॉली बैग्स में व्हील लगा रहता है ना, और भी, और कहीं पे अगर आप किसी चीज में व्हील लगा दो तो उसको स्लाइड करना इजी हो जाता है, नहीं तो उसको ऐसे पकड़ के खींचना पड़ता है हमें। यस सर। देखो तो और व्हील ऑयल भी फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। यस, ऑयल भी फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। तो व्हील जब भी सपोज ये व्हील ऐसे मूव कर रहा है, करेक्ट, तो जब ये व्हील ना इस पॉइंट को टच करेगा, इस पॉइंट को, तो ये जो पॉइंट है ये रेस्ट पर रहता है एक्चुअली। अब एबल टू, थोड़ा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नहीं सर, अब फिर से बता। सर पर वो व्हील कितना फास्ट मूव करता है तो फिर रेस्ट कैसे रहेगा? व्हील देखो, व्हील का कौन सा पार्ट, व्हील रेस्ट पर नहीं है, व्हील तो मूव हो रहा है, लेकिन वो वाला पॉइंट जो व्हील का ग्राउंड को टच हो रहा है, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे कोई सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना? ये देखो, ये बॉल है मेरे पास, ठीक है, एक बॉल है, बॉल दिख रही है, बॉल नहीं तो दूसरे कलर की लेता हूं, ये बॉल देता हूं। ये चलो ये लेता हूँ, चलो दिस इज अ व्हील, ये तो सबको दिख रहा है ना। ओके, तो अब मान लो मैं इसको यहाँ पर ऐसे मूव करा रहा हूँ, ठीक है, व्हेन आई एम मूविंग दिस ओवर हियर, तो जैसे मैं इसको मूव करा रहा हूँ ना, तो वैसे क्या हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो इसके साथ टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो इसके साथ हमेशा टच कर रहा है ना, यू गेटिंग, वो वाला पॉइंट जो इसके साथ, जो इसको यहाँ से टच ऐसे करता है, दिस इज ऑलवेज एट रेस्ट। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सर मुझे नहीं सर समझ पर वो रेस्ट पे कैसे? वही तो। क्या क्या? सर वो रेस्ट पे कैसे, वो तो मूव हो रहा है ना। देखो ध्यान से आप ऑब्जर्व करो इसको, ठीक है, जब ये ऐसे ऐसे मूव हो रहा है तो एक्चुअली में ये व्हील तो आगे जा रहा है बराबर, सर आप पॉइंट बराबर है, काइंडली लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे टच करेगा ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जब टच करेगा, ठीक है, तो ये रेस्ट पर आ जाएगा। देखो मैं इसको ऐसे भी मूव कर सकता हूँ ना, इस व्हील को, तो जो पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, तो जो पॉइंट मेरा यहाँ पर ऐसा ये रेस्ट पर, ये पॉइंट रेस्ट पर आ गया अभी, फिर ये पॉइंट यहाँ पे रेस्ट पर आ गया, ठीक है, फिर ये पॉइंट, ये वो वाला पॉइंट जो इसके साथ यहाँ पे टच कर रहा है वो रेस्ट पर है, ठीक है। देखो व्हील मूव हो रहा है आगे की तरफ कि नहीं मूव हो रहा है? हो रहा है आगे की तरफ मूव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? फिर से देखो, नहीं समझा तो ये देखो,
ये वाला पॉइंट जो इसके साथ टच में आता है, देखो टच में है तो रेस्ट पर आ गया, तो जैसे ही इसको यहाँ पे टच में है रेस्ट पर आ गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे टच में है रेस्ट पर आ गया। सर इसका एक एग्जांपल ले सकते हम कि जब भी हम ट्रेन में ट्रैवल करते तो फिर हम जब चलते हैं, अब तो आप ट्रेन पीछे देखो, पीछे मैं इसको अपनी उंगली से ऐसे पकड़े हुए हूँ, ठीक है, आई एम कैचिंग दिस फ्रॉम माई फिंगर्स लाइक दिस। तो ये पॉइंट हमेशा रेस्ट पर रहेगा व्हील के केस में, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सर पॉइंट रेस्ट पे रहेगा, मतलब व्हील तो रेस्ट पे यस, व्हील तो मूव कर रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो सरफेस में टच कर रहा होगा ना, दैट पॉइंट इज एट रेस्ट एक्चुअली। सर वो बहुत कम वक्त के लिए रेस्ट पे रहता या है। बहुत कम वक्त के लिए रेस्ट पे रहता है, बराबर है, ठीक है। ओके। बट वो वाला पॉइंट जो इसके साथ इसके साथ इसमें ऐसा आएगा, दैट विल बी एट रेस्ट। इसीलिए जब आप देखो ब्रेक्स लगाते हो तो आपको कैसे स्क्रीचिंग साउंड आता है कि नहीं आता है? हाँ सर। तो जब आप ब्रेक्स लगाते हो तो क्या होता है, व्हील का रोटेशन जो बंद हो जाता है, व्हील का रोटेशन क्या होता है, बंद हो जाता है, और व्हील अभी पूरा ऐसे स्लाइड करता है, इसलिए एक ऐसा स्क्रीचिंग का साउंड आता है आपको। समझ में आ रही है बात कि नहीं है? ब्रेक्स क्या करते हैं, आप कभी साइकिल का ब्रेक लगा के देखना, साइकिल का जैसे Yes, ब्रेक sir. लगाओगे व्हील का रोटेशन बंद हो जाएगा, करेक्ट, और जैसे ही रोटेशन बंद हो गया वैसे स्लाइडिंग शुरू हो जाएगा, फिर रोलिंग नहीं हो रहा होगा, जैसे आप ब्रेक बंद कर दोगे वैसे क्या स्टार्ट हो जाएगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइडिंग। और समझ वो में आई बात उसमें कि नहीं? ज्यादा तो फ्रिक्शन का पार्ट रहता है, और उसके वजह से वो स्टॉप होता है एक्चुअली। फ्रिक्शन का पार्ट लाइक दैट, मतलब फ्रिक्शन है उस स्लाइडिंग, मतलब वो स्टॉप करता है। यस, अगर फ्रिक्शन उस इज टाइम भी स्टॉप, फ्रिक्शन नहीं रहता तो हम ब्रेक लगाते, फिर भी हम यस आगे ही यस बढ़ते। यस यस यस। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो रहता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसमें फ्रिक्शन नहीं लगता है, तो बहुत ही इनफैक्ट समझो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज बीइंग एक्टिंग। जब भी व्हील को ऐसे रोल कर रहा होगा ना तो उस पर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सर एक डाउट है। हाँ, पूछिए पूछिए। सर डाउट ये है कि अगर हमने कोई साइकिल लिया और उसको एकदम सडन ब्रेक लगाया, तो सर वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ग्राउंड पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट किया तो ग्राउंड फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है क्या, वो व्हील लगा रहा है? दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ठीक है, व्हील फ्लोर पे लगा रहे हैं, फ्लोर भी व्हील पे लगा रहा है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टडी, बट दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो सर फिर वो वैसे ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है? नहीं, तो आपको कॉन्स्टेंटली लगाना पड़ेगा ना, अगर आप व्हील को घुमाओगे नहीं कॉन्स्टेंटली, व्हील को घुमाने के लिए एनर्जी नहीं दोगे तो व्हील अपने आप बंद हो जाएगा ना। किसी चीज को, व्हील को घुमाने के लिए, उसको घूमने के लिए उसको एनर्जी चाहिए ना, व्हील को घूमने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। अगर आप उसको घुमाओगे नहीं तो क्या होगा, व्हील घूमते 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 आफ्टर सम आप पेडलिंग करना छोड़ दो तो साइकिल थोड़ी दूर पे जाने के बाद रुक जाएगी ना अपने आप, हाँ सर। क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है, हाँ सर। ठीक है। सर तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है ना, इसीलिए तो वो रुक रही है ना साइकिल। ओके सर। थोड़ा बहुत देखो, सी पॉइंट इज व्हाट, यहाँ पे वो रेस्ट पर ही है, ठीक है, तो एकदम बहुत कम अमाउंट का हल्का सा स्लाइडिंग भी होता है, मतलब कोई चीज ऐसा, कोई परफेक्ट उस दुनिया में कुछ होता नहीं है, तो परफेक्टली आप समझो कि परफेक्टली व्हील का ये पॉइंट रेस्ट पर रहेगा, नॉट लाइक दैट, हल्का सा दे स्लाइट अमाउंट ऑफ स्लाइडिंग आल्सो इन्वॉल्वड एक्चुअली, ठीक। चलो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ तो शायद आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो। दिख रहा है? और क्या दिख रहा है यहाँ पे? सर मतलब ऐसे वो क्या इंटरप्रिटेशन है? रोटेट हो रहे, और रोटेट होते हुए उन्होंने वो फोटो लिया है। हाँ, रोटेट होते हुए फोटो लिया है, ग्राउंड पे रोटेट होते हुए फोटो लिया है, करेक्ट। देखो यहाँ पर आपको स्पोक्स दिखाई दे रहे हैं क्या इसकी? थोड़े थोड़े इस जगह नीचे वाले पार्ट में दिखाई दे रहे, ऊपर नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, तो क्यों नीचे वाले पार्ट में क्यों दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले पार्ट में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नीचे वाला सर पार्ट नीचे वाला They है are ना in रुका है contact और with ऊपर वाला solid गोल गोल form. घूम रहा है शायद। ऊपर वाला पार्ट मोशन में है, समझ में आ रही है बात? Yes sir. देखो ऊपर वाला जो पार्ट है वो मोशन में है बच्चों, और नीचे वाला पार्ट रेस्ट पर है,
ओके ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज एट रेस्ट, एंड दिस यस पॉइंट, सर, मुझे समझ आया अभी। दिस पॉइंट इज इन मोशन। ठीक है, तो अभी क्या होता है, नीचे वाला पॉइंट रेस्ट पर है तो यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला पॉइंट मोशन में है। वैसे भी कोई चीज मूव करती है तो हमें इतना क्लियरली नहीं दिखाई देती ना वो। ठीक है, हाँ सर। समझ में आई बात? ओके। यस सर। तो इसीलिए कोई भी चीज को जब आप रोल कराते हो तो उसमें सबसे कम फ्रिक्शन लगता है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें लगेगा? अगर हम उसको रैंक करें तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो समझ लेना वो सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है, फिर होता है, इसके बाद आता है काइनेटिक या डायनेमिक। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है रोलिंग फ्रिक्शन। बच्चों समझ में आ गई बात? सब यस बच्चों को बात सर। समझ में आ गई? चलो, सर तो आपकी डायनामिक बुक में, काइनेटिक एक ही होते हैं क्या? हाँ काइनेटिक डायनामिक एक ही होता है। डायनामिक भी मतलब मूविंग, काइनेटिक मतलब भी मूविंग। सर सर काइनेटिक स्टैटिक का और दूसरा नेम रोलिंग में क्या डिफरेंस है? क्या रोलिंग मतलब क्या हुआ? Kinetic- रोलिंग, कोई चीज रोल हो रही है, कोई चीज रोल हो रही है, उस पे फ्रिक्शन आप देख रहे हो ना। ठीक है, सर स्टैटिक फोर्स का दूसरा नेम क्या है? स्टैटिक को स्टैटिक ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपकी बुक में कुछ उन्होंने एक ऐसा टॉपिक दिया है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। मतलब सर फ्रिक्शन फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड एंड फ्रिक्शन एज अ, या एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड, फ्रिक्शन एज अ फो तो नहीं बोलना चाहिए बट ठीक है। ठीक है, तो बताओ, अगर फ्रिक्शन नहीं होता बच्चों तो हम वॉक नहीं कर पाते। ठीक है, करेक्ट, इट वॉज क्यों नॉट सर? इजी टू, हाँ यस, क्यों? आप सोचो क्यों? आप आइस पे वॉक कर पाते हो क्या? कोई स्लिपरी सरफेस है तो वहां पे वॉक कर पाते हो? बताओ। नो सर। इनफैक्ट व्हील मूव नहीं कर पाते अगर एक्चुअली में फ्रिक्शन नहीं होती। व्हील मूव करे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। आप कुर्सी पे बैठे हो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। ठीक है, आप लिख पा रहे हो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। ठीक है, तो फ्रिक्शन हैज इट्स एडवांटेजेस। और व्हाट आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी निकलती है जिससे वियर एंड टियर होता है टायर्स का। ठीक है, एफिशिएंसी मशीन का बहुत हद तक डिक्रीज हो जाता है। करेक्ट, सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। सर अगर अनइवन सरफेस हुआ तो वो डैमेज करेगी। yes 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 correct, okay, and सर yes, सर अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सारे ऑब्जेक्ट्स मूव करते क्या? तो नहीं मूव कर पाते सारे ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि सी ऑब्जेक्ट्स को मूव करके रुकना भी तो है ना। आप मूव करते ही रहोगे तो देन इट विल बी प्रॉब्लमैटिक, देन आल्सो इट इज प्रॉब्लमैटिक ना। अल्टीमेटली वांट टू रेस्ट आल्सो ना। तो अगर आप रेस्ट पर आ रहे हो फ्रिक्शन की वजह से आ रहे हो। ठीक है ना? यस सर। बट सर फ्रिक्शन इसमें क्या रोल है? अगर हमने अनइवन सरफेस लिया और अगर अनइवन सरफेस बीच में आ गया तो सर वहां पे तो भी हम रुक जाएंगे ना। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप सोचो इस दुनिया से फ्रिक्शन ही एब्सेंट होता तो दुनिया शायद एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। सर हम सब फॉरवर्ड मूविंग ही होते हैं। यस, ठीक है, चलो, तो व्हाट कुड बी सम वेज ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन? आप ही लोग चलो बताओ, फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज करोगे? सर अगर हमें बहुत जैसे उसे और फ्लैट या फिर जो सरफेस मतलब जो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में एक लेयर आनी चाहिए एयर की। सर बाय इंक्रीज रबिंग इंक्रीज करना है, इंक्रीजिंग या इंक्रीज डिक्रीजिंग फ्रिक्शन? इंक्रीज। देखो आपने कभी शूज देखे हैं? और शूज के, सैंड या शूज के जो, रेसलर्स दे रब सैंड ऑन देयर यस हैंड यस सैंड वैंड अप कर सकते हो, बट गेट अ सुनो गुड तो, ग्रिप ऑफ देयर ओके 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 ओके, अब बात सुनो मेरी। शूज के नीचे देखो, शूज के नीचे आपको इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। शूज के नीचे
सर जो फ्लैट शूज होते हैं उसमें फ्रिक्शन कम लगता है, और जो शूज में स्पाइक्स होता है उसमें फ्रिक्शन यस यस, तो इस ट्रेकिंग तरह एंड के ऐसे लेयर्स रहते हैं ना शूज के बीच में, ऐसे ऐसे उठा हुआ होता है, हाँ सर। सर शूज में। स्पाइक्स सर, होते हैं grip- ताकि फिसल न जाए फ्रिक्शन के वजह से। यस, तो ये क्या कर रहा है, ये फ्रिक्शन को एक्चुअली इंक्रीज कर रहा है ना। फुटबॉल खेलना है आपको, तो यू वांट टू स्टॉप, मतलब रन करते करते स्टॉप करना है तुरंत, तो फ्रिक्शन आपको चाहिए ना जल्दी से स्टॉप करने के लिए, तो दिस विल देन हेल्प यू इन इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या करता है आपको, और हेल्प करता है रन करने के लिए भी। अच्छा फ्रिक्शन अगर है तो हेल्प, फ्रिक्शन विल आल्सो हेल्प यू टू रन। हाँ, और सर फ्लैट शूज होते हैं ना तो कंट्रोल नहीं कर पाते हम जब स्पीड में। यस यस यस, इसलिए जब यस, इसलिए शूज का जो सोल होता है एकदम चिकना हो जाता है जब, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव आल्सो ना, स्लिपरी स्लिपरी बहुत हो जाता है। दिस हैपेंस स्पेशली विद चप्पल जो आपका रहता है ना, उसका जो सोल है अगर वो पूरा घिस गया, तो फिर आप रेन के मतलब ट्राई मूविंग ऑन द रोड, तो आप देखो कैसा स्लिप करता है आपका चप्पल ना, देखा है आपने कि नहीं देखा है? हाँ सर। यस सर, और उसके वजह से शूज और इसके नीचे ग्रिप रहती है काइंड ऑफ, यस सर यस ताकि सर हम अब स्लिप ना हो। हम और एक एग्जांपल बाय रबिंग भी ले सकते हैं ना। अगर हमें बहुत ठंडी लग रही है तो हम हैंड्स को रब करेंगे तो उससे फ्रिक्शन जनरेट होगा। यस यस यस, गुड। तो सरफेस के ऊपर अगर आपको उसको थोड़ा रफ करना है तो सैंड वैंड डाल दो, करेक्ट, तो भी फ्रिक्शन ये बढ़ जाता है। कभी कभी देखो रोड्स में ऑयल स्पिल हो जाता है, करेक्ट, तो एक बार मैं जा रहा था एक्चुअली बाइक से, तो मेरी बाइक जो थी वो स्लिप करने लग गई वो रोड में ऑयल की वजह से। तो लोग क्या करते हैं, कभी कभी सैंड डाल देते हैं ना, तो उससे फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ सर। ओके, एंड व्हाट आर द वे, तो ये तो तरीके हो गए फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के। व्हाट आर सम वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन? सर आपने अभी बताया ना और सर। ऑयल एंड लुब्रिकेंट। ऑयल यूज कर लो, यस, पॉलिश कर लो सरफेसेस को अच्छे से, ठीक है। यू कैन यूज सम बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स मालूम है आपको? हाँ सर, वो स्केट्स के व्हील्स में वगैरह वो यस यस यस, आप देखो ट्रॉली में आप क्या करते हो, व्हील यूज करते हो ना। हाँ सर। हाँ सर। बॉल बियरिंग्स आल्सो समथिंग लाइक दैट, करेक्ट। कोई चीज अगर मूव कर रही है तो आप देखो कैसा रहता है बॉल बियरिंग, कैसा रहता है। अगर मान लो ये एक सिलेंडर है और आपके दूसरे सिलेंडर को ऐसे मूव कराना है, तो आप क्या करो, इन दो सिलेंडर के बीच में दो ऐसे ऐसे बॉल्स डाल दो, बीच में बॉल्स डाल दो, तब क्या होगा, ये सिलेंडर जब मूव करेगा ना, तो ये बॉल भी मूव करेंगी और फिर इस बॉल की वजह से ये भी मूव करेगा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बॉल बियरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बिकॉज इट इज रोलिंग फ्रिक्शन तो इसलिए सबसे कम रहता है, और ये रेस्ट पर रहता है तो यहाँ पे वियर एंड टियर भी कम होता है, ठीक है, करेक्ट। तो ये हाँ सब सर। कुछ तरीके हैं टू रिड्यूस फ्रिक्शन, सर ओके। और हम उसको स्मूथ भी कर सकते हैं ना सरफेस को। हाँ, सरफेस को भी आप स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अपना फ्रिक्शन चैप्टर भी खत्म हो गया है। फ्रिक्शन में सब नहीं करना है आपको, अगर आपके पास बुक है तो मैं आपको मार्क कर देता हूँ क्या क्या करना है आपको। तो उसमें बस पेज नंबर 40 में यू कैन रीड अबाउट फ्रिक्शन कॉज एंड ऑल। फिर पेज नंबर नहीं था क्या फ्रिक्शन बता चैप्टर? रहा, हाँ बस इतना ही है। फ्रिक्शन मैंने बोला ना 3 पेज का चैप्टर है, 3 या 4 पेज का चैप्टर है। सर वो एंगल खत्म भी ऑफ हो गया फ्रिक्शन इतने लीव जल्दी? करना है का क्या नहीं, वो करना सब नहीं करना है, तो जल्दी से मार्क कर लो आपकी बुक में क्या क्या करना है। पेज नंबर 40 फ्रिक्शन, जल्दी से मार्क करो। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको कट कर दो, ठीक है। फिर डायनेमिक रोलिंग, कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक रोलिंग, कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? हाँ, एक सेकंड आ रहा, पहले इसको मार्क कर लो। पेज नंबर 41 में कनेक्टिंग टॉपिक्स को कट कर दो। पेज नंबर 42 में भी कनेक्टिंग टॉपिक्स उसको भी कट कर दो। पेज नंबर 43 में बस वो वाला पार्ट पढ़ लेना, फ्रिक्शन और नेसेसरी इवेंट, उसको टिक कर लो। सर एंगल ऑफ रिपोज भी नहीं आएगा? वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। और इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन? हाँ, वो भी करना है। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 44, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ओके ठीक सर। है। है? और व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन जैसे एक बार पढ़ लेना,
ठीक है, ओके बस आपको इतना सर करना है। फ्लूइड फ्रिक्शन ऊपर लेना ना, 4 लाइनें तो लिखी हुई हैं, ठीक है, समझ में आई बात? तो with this we end with this chapter also. इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, तो you can just go through those questions, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, लास्ट पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, ठीक है, इसको भी लिख लो, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। सर तो किस पे डिपेंड है? वेट पे, ओके सर। किस पे डिपेंड करता है? वेट सरफेस या वेट पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो, तो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर आल्सो, फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट विद साउंड, ठीक है, आपके दिवाली वेकेशंस के बाद। ओके सर। ओके सर ओके ओके सर। हैप्पी दिवाली बच्चों। ठीक है।